मैं डरी सहमी सी बेड के कोने पर बैठी हुई थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। और तभी कमरे के दरवाजे पर आहट हुई थी। कमरे के दरवाजे पर जरा सी आहट से ही मेरा दिल कांप कर रह गया था। मैंने डर के मारे अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं कि अब मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। कमरे का दरवाजा खुला और वो इंसान लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आया था। बड़ी जोर से उसने दरवाजा बंद किया था। जैसे जैसे उसके डगमगाते कदम मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मुझे लग रहा था कि बस मेरी जान निकल जाएगी। वो नशे से चूर आंखों के साथ गिरने के से अंदाज में बेड पर बैठ गया था। मैं सहम कर बिल्कुल बेड के कोने से जा लगी थी। वो कहने लगा, इतना क्यों घबरा रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। तुम्हें बहुत रीति रिवाज कानून कायदे याद आते थे ना मुझे देखकर? तो देख लो, अब हर तरीके से मैं तुम्हारा पति हूँ, कानूनी भी और रीति रिवाज के अनुसार भी। ये मत समझना कि मैं नशे में हूँ तो तुम्हें छोड़ दूंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा शादी के फेरे क्या होते हैं और शादी के मंत्र क्या होते हैं, कानूनी पति क्या होता है। ये सब मैं आज की रात तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी थी। उस समय मैं बिल्कुल बेबस थी। अभी तक मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी। मेरी उम्र अभी सिर्फ 18 साल थी और मैं 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। स्कूल से घर जा रही थी कि अचानक से मेरे सामने गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी की पिछली तरफ का दरवाजा खोलते ही किसी ने मुझे कलाई से पकड़कर अंदर की तरफ बड़ी जोर से खींचा था। मैं डगमगाकर गाड़ी में गिरी थी और किसी ने मुझे खींचकर गाड़ी के अंदर किया और दरवाजा एकदम से बंद हो गया। मेरी नाक पर एक रुमाल रख दिया गया और मैं होश की दुनिया से गाफिल हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक बंद कमरे में थी। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई थी, रोने लगी थी और दरवाजा पीटने लगी कि दरवाजा खोलो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन मेरी चीखों पुकार सुनने वाला जैसे कोई न था। रोते रोते मैं बेहाल हो चुकी थी। मेरा गला सूख चुका था और अब दर्द भी करने लगा था। पूरा कमरा बंद था, न वहाँ कोई खिड़की थी न कोई रोशनदान कि मैं अंदाजा लगा सकती मैं कहाँ हूँ, बाहर दिन है या रात हो चुकी है। मैं हर चीज से बेखबर थी। 4 घंटे के बाद जब दरवाजा खुला तो मेरे सामने जो आदमी खड़ा था, उसे देखकर मैं सांस तक लेना भूल गई थी। उसके साथ 2 मर्द और भी थे। उन्हें देखकर मेरा दिल यूं हो गया था कि जैसे धड़कना भूल गया हो। मुझे लगा कि शायद ये इंसान अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया है, मेरी इज्जत को अब दागदार करेगा। लेकिन वो तो मुझे जिंदगी भर का दर्द देना चाहता था। वो कहने लगा, 10 मिनट बाद पंडित जी आएंगे। मैंने शादी के सारे इंतजाम कर लिए हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर इज्जत के साथ भेज दूं, तो फिर पहले इन शादी के पेपरों पर साइन कर दो, बगैर किसी इनकार के। वरना तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो एक वकील को मेरे पास लेकर आया और कुछ पेपर मेरी तरफ बढ़ा दिए। वो वकील भी शायद उसका खरीदा हुआ था। वकील ने मेरी तरफ पेपर किए और मुझसे साइन ले लिए। मैं भी उस समय मजबूर थी। अगर मैं साइन ना करती तब भी वो अपनी मनमानी जरूर करता। इतना तो मैं अच्छे से जानती थी। वो उन दोनों मर्दों को बाहर ले गया। मैं रोने लगी। मुझे हर हाल में अपने घर वापस जाना था। मैंने सोचा कि शायद वो मुझसे शादी करेगा और मुझे वापस घर भेज देगा और फिर दुनिया के सामने मुझे अपनाने की बात करेगा। अगर मैं उसकी किसी बात से इनकार करती तो वो भी अंजाम मेरे लिए कुछ अच्छा न होता। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी किसी बात से इनकार नहीं करूंगी। वो मुझसे शादी करना चाहता है, कानूनी तरीके से भी और हमारे अपने रीति रिवाज के अनुसार भी। तो मैंने चुपचाप पेपरों पर साइन कर दिए थे और मैंने सोच लिया था कि मैं उसके साथ शादी के साथ फेरे भी लूंगी। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अगर उस दरिंदे इंसान से बचना है तो वो जैसा भी कहता है वैसा मैं करती जाऊं। क्योंकि मैंने सोचा था कि जब शादी करने के बाद वो मुझे मेरे घर भेज देगा तो मैं अदालत के जरिए उससे तलाक ले लूंगी। लेकिन इस जैसे शैतान इंसान के साथ कभी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। वो शादी करने के बाद भी और भी गलत इरादे रखता था और मैं उसके गंदे इरादों से बेखबर थी। मैं अपनी खुशफहमी के चलते दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि शादी होते ही मैं घर चली जाऊंगी। इसीलिए मैं उसकी सारी बातें मान रही थी, क्योंकि मेरे पास यही एक चांस था अपनी इज्जत बचाने का। जैसे ही पंडित जी आए और वो मुझे बुलाने आया तो मैं बिना किसी इनकार के उसके साथ चल दी थी। मैंने कोई भी ना नुकर नहीं की थी। खामोशी के साथ उसके साथ शादी कर ली। थोड़ी ही देर बाद वो सब लोग चले गए थे, लेकिन वो मुझे कमरे में लाकर बिठा गया था।
मुझे लगा अभी थोड़ी देर बाद वो आएगा तो मैं उससे कहूँगी कि मुझे घर छोड़ दे, दुनिया के सामने मुझे इज्जत के साथ अपनाने आना। मैं कुछ नहीं कहूँगी और चुपचाप तुम्हारे साथ चली आऊँगी। लेकिन वो इंसान तो जैसे शादी करने के बाद भूल ही गया था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरा दिल रुकता जा रहा था। मैं उठकर खड़ी हुई, कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी कि जो तुम चाहते थे मैंने कर तो दिया है। भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो, मुझे मेरे घर भेज दो। तुमने मुझसे शादी कर तो ली है, लेकिन विदाई इज्जत और दुनिया वालों के सामने होगी तो मेरी इज्जत रह जाएगी और मेरे सर बदनामी का दाग मत लगाओ। लेकिन बाहर बिल्कुल खामोशी थी। काफ़ी देर तक मैं दरवाज़ा पीटती रही, रोती रही, विनती करती रही, लेकिन बाहर खामोशी का राज था, कोई भी नहीं बोला। थक हार कर मैं दोबारा वहीं बेड पर बैठ गई। सुबह की भूखी प्यासी थी। अब मुझे लग रहा था जैसे मेरा शरीर बेजान सा होने लगा था। पानी का एक घूंट तक मैंने नहीं पिया था। जितना समय गुजर चुका था, मैं ये तो जानती थी कि रात गहरी हो चुकी है। मैं डरी सहमी सी आने वाले समय का इंतजार कर रही थी और तभी दरवाजे पर आहट सुनी थी। जब वो इंसान कमरे में आया तो मैं डर से सिमट गई थी। वो मुझे मेरी वो बात याद दिलाने लगा जिसके बदले के तौर पर उसने मुझसे शादी की थी। मेरा नाम विशाखा है, मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा बाप गलत लत का शिकार था। वो नशा करके आता और मेरी माँ को मारता पीटता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और बहुत खूबसूरत भी थी। मेरी माँ मुझे मेरे बाप के पास भी नहीं जाने देती। जब वो नशे से घर आता, मेरी माँ कहती, तेरा बाप अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहना, क्योंकि नशेड़ियों का कोई भरोसा नहीं होता, इन्हें तो रिश्तों का भी लिहाज नहीं रहता। मैं भी अपनी माँ की बात मानती थी और अपने बाप के सामने बहुत कम जाती थी। हाँ, मेरी माँ मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं भी अपनी माँ पर अपनी जान छिड़कती थी। हम दोनों माँ बेटी जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे थे। घर के खर्चे से जोड़ तोड़ करके मेरी माँ ने मेरा एडमिशन भी करा दिया था, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। हालांकि मेरे बाप ने मना किया था कि क्या ज़रूरत है पढ़ने की, लेकिन मेरी जिद को देखते हुए मेरी माँ नहीं मानी और मुझे एक छोटे से स्कूल में एडमिशन करा दिया था। एक बार मेरे बाप की नशा करने से तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और वहीं सड़क पर बेहोश हो गए। तो यही लड़का विपुल दो लड़कों के साथ मेरे बाप को घर तक लेकर आया था और वो एक मनहूस पल था कि दरवाज़ा मैंने ही खोला था। ये तीनों भी नशे में थे, लेकिन मेरे पापा नशे से बेहोश हो चुके थे। यूं अजनबियों के साथ मैंने जब अपने पापा को उनके कंधे पर हाथ डाले, चेहरा और गर्दन गिरे हुए देखा तो मैं परेशान होकर पापा पापा चिल्लाने लगी। मेरी माँ मेरी चीख सुनकर बाहर आ गई थी। अजनबी और नशे में धोते लोगों को देखकर मेरी माँ मुझे घूर कर देखने लगी और मुझे डांटते हुए कहा, तुम अंदर जाओ, तुम्हारे बाप का तो यही हाल होना था। इतना परेशान होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। जितना वो नशा करता है, एक दिन देखना किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाएगा। मैं कमरे में चली गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये पल मेरे लिए किस मुसीबत का कारण बनने वाला था। और आज मैं आंसू बहाते हुए उसी पल को कोस रही थी जब मैंने दरवाज़ा खोला था। उस तो लड़के ने तो मेरी ज़िंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। मैं जब भी स्कूल जाती तो मुझे लगता जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। 2-4 दिन तक तो मुझे यही महसूस होता रहा कि कोई मेरा पीछा करता है। लेकिन एक बार मैंने पलट कर देख ही लिया, वही लड़का जो उस दिन मेरे पापा को लेकर आया था, कुछ कदमों की दूरी पर मेरे पीछे आ रहा था। 23-24 साल का नौजवान लड़का, सिगरेट मुंह में दबाए हुए, गहरी सांवली रंगत का था और आवारा टाइप का था। मैंने बहुत ही नापसंदीदा नज़रों से उसे देखा और उसे गुस्से से घूरा भी, ताकि वो समझ जाए कि मुझे उसका पीछा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो अपने पीले से दांत निकालकर हंसने लगा। काफ़ी दिन तक तो मैं उसे नज़रअंदाज करती रही, लेकिन एक बार तो उसने मेरे साथ वो किया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं स्कूल से बाहर आई तो वो सामने खड़ा था। मैंने उसे नज़रअंदाज किया और घर की तरफ बढ़ गई। मेरा स्कूल घर से बहुत दूर नहीं था, लेकिन 15 मिनट की दूरी पर था। वो लड़का जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, ये कौन सा तरीका है? बीच सड़क पर तुम मेरा रास्ता रोक कर कह रहे हो कि मुझे तुमसे बात करनी है। कौन हो तुम? और मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही तुमसे मुझे कोई बात करनी है। मैंने अपने शब्दों को काफ़ी तेज और सख्त कर रखा था। वो कहने लगा, तुम्हारा बाप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर तुम्हारे रिश्ते के लिए भेजूंगा। तुम मुझे अच्छी लगती हो। ये सुनना था कि मैं गुस्से के मारे लाल हो गई थी। मैंने कहा, ऐसी हरकत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और आगे से मेरा पीछा भी मत करना। ये कहकर मैं आगे बढ़ गई। मैं समझी कि बात यहीं ख़त्म हो गई होगी, लेकिन वो लड़का 2 दिन बाद ही अपनी माँ के साथ हमारे घर आ गया।
मेरे पापा उस समय घर पर ही थे। मेरे पापा उसे जानते भी थे, इसलिए उसे घर आने से रोका नहीं। वो अंदर आ गया और बहुत ही धड़ल्ले से अंदर पड़ी कुर्सी पर बैठ भी गया। उसकी माँ भी बड़ी अजीब सी थी, मुंह में पान डाले हमारा पूरा घर घूर घूर कर देख रही थी। उसे जरा भी इस बात का एहसास न था कि उसने अपने बेटे को कितनी घटिया परवरिश दी है, और वो अपने इस घटिया से बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आ गई थी। उसे चाहिए था कि वो अपने बेटे को समझाती, क्योंकि उसका बेटा नशेड़ी था, और नशेड़ी आदमी औरत को तकलीफ और तंगी देने के बजाय दे ही क्या सकता है। नशेड़ी आदमी को नशा ना मिले तो वो अपनी पत्नी को बेच भी डालेगा। उस औरत ने मेरे बाप से इधर उधर की बातों के बीच मेरा रिश्ता मांग लिया। मुझे लगा था कि मेरा बाप उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देगा, लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब पापा ने कहा कि तुम कमाते करते तो कुछ नहीं हो, मैं कैसे तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दे दूं। तो उसने अपनी जेब से 2 लाख रुपये निकाल के पापा के सामने रख दिए। उसकी माँ कहने लगी कि हमारी दुकानें भी हैं और घर भी है, जिसका हमें अच्छा खासा किराया आ जाता है। आपकी बेटी हमारे घर सुखी रहेगी। ये कहकर उसने अपने मुंह में दबाए पान को जाहिलाना तरीके से जमीन पर पीक मारी थी। मेरी माँ ने कहा, अपने 2 लाख रुपये उठाओ और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन मेरे पापा ने वो 2 लाख रुपये फौरन उनके हाथ से ले लिए। कहने लगे, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनना था कि मैं गुस्से से कांपने लगी थी। मेरी माँ भी कहने लगी, क्या हो गया है आपको? मैं कभी भी अपनी बेटी किसी भी नशेड़ी के हवाले नहीं कर सकती। पापा कहने लगे, तेरी बेटी कहाँ से आई? वो मेरी बेटी है और मैं पूरे होशो हवास से उसकी शादी इस लड़के से करूँगा। ये सुनने की देर थी कि मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आई और मैंने गुस्से से चीखते हुए पापा से कहा कि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मेरे मुंह से इनकार सुनना था कि उस लड़के की माँ अपने बेटे को घूरने लगी। कहने लगी, कमबख्त, तू तो कहता था लड़की से तेरी मोहब्बत का चक्कर है और ये तो इनकार कर रही है। ये सुनना था कि मैं और भी गुस्से से लाल पीली हुई थी। मैंने कहा, मैं इस जाहिल गवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। बेहतर है कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं। लेकिन वो लड़का गुस्से से खड़ा हुआ, अपनी माँ को कहने लगा, माँ, अपने हाथ में पहनी अंगूठी तो मुझे दें। मैं इसे अभी बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लिए इनकार करने की? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है? मैं इसके इनकार को नहीं मानता। ये सुनना था कि मेरी माँ भी गुस्से से कहने लगी, तुम जबरदस्ती क्यों ये सब कर रहे हो, जब हमारा दिल नहीं मान रहा। लेकिन मेरे पापा मेरी माँ से लड़ने लगे। कहने लगे, विशाखा मेरी बेटी है, मैं चाहे इसे कुएं में फेंक दूं, तुम कौन होती हो मना करने वाली? फिर वो उस लड़के से कहने लगे कि पहनाओ मेरी बेटी को अंगूठी, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन रोकता है। पापा ने मेरी माँ का हाथ जोर से पकड़ा और उन्हें कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने कहा, पापा, मुझे नहीं करनी इस लड़के से शादी। आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? लेकिन मेरे पापा ने मेरी एक न सुनी और उस औरत ने अपने हाथ से एक पुरानी सी सोने की अंगूठी निकालकर अपने बेटे के हाथ पर रख दी। वो बहुत ही ढीठ अंदाज में मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा था। मैं कुछ कदम पीछे हटी थी। मैंने कहा, देखो, मेरे पास मत आना। खबरदार, जो तुमने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश भी की तो। लेकिन उसने बड़ी बेदर्दी से मेरा हाथ पकड़कर खींचा था और अंगूठी जबरदस्ती मेरी उंगली में पहना दी। कहने लगा, लो, आज के बाद तुम मेरी अमानत हो। अब तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे, समझी? ऐसा कहकर उसने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ ने अपने पास मौजूद पर्स से 5,000 रुपये निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगी कि बस, हम बात पक्की कर चुके हैं, अगले हफ्ते आएंगे और हम अपनी बहू को अपने घर ले जाएंगे। मेरे पापा तो उन 2 लाख को बार बार गिन रहे थे और खुश हो रहे थे। मैं जानती थी मेरा बाप बड़ा ही लालची है और पैसों की खातिर कुछ भी कर सकता है। मेरी माँ दरवाज़ा खटखटा रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। मेरी माँ तो सर पीट कर रह गई थी। वो मेरे बाप को धक्का देकर बोली, तुम कैसे बाप हो? लोग अपनी बेटियों के लिए अच्छे नसीबों की प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं, और तुमने अपनी इकलौती बेटी की मंगनी एक नशीले से कर दी। मगर मेरे बाप ने उन लोगों के सामने ही मेरी माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, ये मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी करूं, तुम कौन होती हो मुझे सलाह मशवरा देने वाली? अब अगर तूने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं तुझे अभी के अभी धक्के मार कर घर से निकाल दूंगा। इतना सुनना था कि मेरी माँ खामोश हो चुकी थी। वो लड़का बड़ी बेशर्म नज़रों से मुझे देखने के बाद अपनी माँ के साथ वहाँ से चला गया था, जबकि मैं अपने हाथ में मौजूद वो अंगूठी देखती रह गई थी। कितनी देर तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और जब थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो गुस्सा अंगूठी पर ही निकाल दिया। अंगूठी को अपनी उंगली से निकाल कर मैंने बाहर फेंक दिया। मेरे लिए वो अंगूठी नहीं बल्कि जंजीर थी। नफरत सी महसूस हुई थी मुझे। मैंने अंगूठी उतार कर वहीं फेंक दी और कहने लगी, मैं उस लड़के के साथ शादी नहीं करने वाली।
जब मेरे बाप ने ये देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगी उसने मुझे मेरी चोटी से पकड़ लिया और दीवार से पटक कर कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरी बात पर इनकार करे। वो अंगूठी उठा और वापस अपने हाथ में पहन, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू देखती रह जाएगी। बाप की मार खाकर मजबूरन मुझे वो अंगूठी दोबारा अपनी उंगली में पहननी पड़ी। सारी रात मेरी रोते हुए गुजरी थी। मैं उस इंसान का सोच रही थी और मुझे उससे घिन आ रही थी। भला मैं उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। मंगनी के बाद आए रोज वो मुंह उठाकर घर में घुसा चला आता। कभी जबरदस्ती मुझे मोटरसाइकिल पर बैठने को कहता और कभी स्कूल से लेने चला आता। मेरी सहेलियां मुझे देखकर मेरा मजाक बनाया करती थीं, तो मैं शर्मिंदा सी रह जाती। माँ से शिकायत करती तो वो भी क्या कर सकती थीं, वो भी मजबूर थीं। जैसे ही मैं स्कूल से आती वो घर चला आता और मेरा बाप भी उसे बिल्कुल मना नहीं करता था, बल्कि उल्टा कहता कि तुम मेरे इकलौते दामाद हो। उसकी खूब सेवा करता। मेरा बाप और वो मिलकर कई कई घंटे तक ताश खेलते रहते और फिर शराब का दौर चला करता। जब भी घर में आता तो अजीब सी फरमाइश कर दिया करता। कहने लगता मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, तो कभी कहता मेरे लिए अपने हाथों से हलवा बनाकर लाओ। वो मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफें करता और मेरा बाप सुनकर खुश होता रहता। मुझे तो अपने बाप से भी नफरत महसूस होने लगी थी, जिसके अंदर गैरत नाम की चीज मौजूद न थी। वो बहाने बहाने से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता, तो कभी मेरे गले में पड़ा दुपट्टा खींचकर उतार देता। मैं अगर मना करती तो वो कहता तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मैं गुस्से से कहती कि ये गलत है, अभी मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनी हूँ। शादी से पहले मेरे साथ इस तरीके की हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जब तक शादी नहीं हो जाती तो मेरे लिए गैर हो और अपनी हद में रहा करो। लेकिन उस ढीठ इंसान पर कोई भी असर नहीं होता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। घर पर कोई नहीं था और वो घर आ धमका और मेरे अकेलेपन का फायदा उठाते हुए मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपने करीब खींच लिया और मुझे चूमने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे खुद से धक्का देकर दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसकी वही रोज की बात कि तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने उसे अपने आप से दूर किया और गुस्से से कहा मैं अभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनी हूँ, इसलिए शादी से पहले मुझे टच भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी मेरी माँ आ गई थी और वो चला गया था। एक दिन एक ऐसी खबर सुनी जिसे सुनकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुश हूँ या फिर रोऊं। उस दिन मेरे पापा घर नहीं आए थे। सारी रात बीत चुकी थी। मेरी माँ भी परेशान थी कि पड़ा होगा किसी गली नुक्कड़ पर शराब पीकर। जैसे ही सुबह हुई तो मेरा जबरदस्ती का मंगेतर विपुल मेरे पापा को घर लेकर आया था। मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। शराब पीने की वजह से वो ऐसा बेहोश हुआ कि दोबारा उठ ही न सका। मगर ये सब सुनकर मुझे जरा भी दुख महसूस नहीं हुआ था, ना ही मेरी आंख से आंसू आए थे। मैं उल्टा खाली खाली आंखों से अपने बाप को देख रही थी। गांव वाले मेरे बाप के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी नहीं आए थे, क्योंकि पूरा गांव जानता था कि मेरे बाप की करतूतें कितनी गलत हैं। थोड़े बहुत लोग आए थे, वो भी सिर्फ मेरी और मेरी माँ की हमदर्दी की खातिर आए थे। खैर, पापा के मरने के बाद तो विपुल से सारे रिश्ते नाते ही टूट चुके थे। ये रिश्ता पापा ने तय किया था और अब मैं उसके इस रिश्ते से आज़ाद थी। अगले ही दिन जब वो दोबारा मुझसे मिलने घर आया, मैंने वो अंगूठी उतार कर उसके मुंह पर दे मारी। रिश्ता तोड़ने पर वो गुस्से में आ गया और जबरदस्ती करने लगा, तो मैंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ भी उसे मार दिया और धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना। मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके साथ साथ तुम्हारे साथ भी मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। थप्पड़ खाकर वो जैसे पत्थर का हो चुका था, मगर मैंने पूरे गांव के सामने उसकी इतनी बेइज्जती की, मुझे लगा कि वो दोबारा यहाँ कदम भी नहीं रखेगा। कुछ दिन बिल्कुल खामोशी रही थी। वो लड़का दोबारा यहाँ नहीं आया था। मैं समझी थी कि शायद इतना अपमानित होने के बाद वो डर चुका होगा और अब दोबारा यहाँ नहीं आएगा, मगर अगले ही दिन वो मुझे स्कूल से उठाकर अपने घर ला चुका था। मैं कमरे में बैठी थी, क्योंकि शादी कर लेने के बावजूद उसने अभी तक वापस मुझे घर नहीं भेजा था। तभी दरवाज़ा खुला। नशे में चूर वो सामने बेड पर आकर बैठ गया था। कहने लगा, डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। वकील और गवाहों के सामने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है। अग्नि के भी 7 फेरे लिए हैं। उसकी बात सुनकर मैं कांप चुकी थी। मैं कहने लगी, मुझे वापस घर छोड़ आओ। मैं तुमसे ही शादी करूंगी, मगर इज्जत से विदा होकर इस घर में वापस आऊंगी। मेरी बात सुनकर उसने एक जोरदार का कहकहा लगाया था। फिर वो मेरे बहुत ही करीब आ गया और मेरी तरफ देखकर बोला, जब तक मैं अपना हक वसूल नहीं लेता तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें क्या लगता है अब जब तुम मेरी पत्नी हो तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा?
मैं तो तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा था, और आज जब ये हक मुझे मिला है और तुम मेरे इतने करीब हो, मेरी पत्नी हो, तो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। इतना कहकर वो मेरे इतने करीब आ गया कि उसके मुंह की गंदी बदबू मेरे नाक में घुस गई। मुझे उबकाई सी आने लगी। मैंने अपना सांस रोक लिया और फिर उसके बाद उसने मेरे साथ जो किया मैं सोच भी नहीं सकती थी। सारी रात वो मुझे दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। मैं दर्द से तड़पती रही और मैं चाहकर भी कुछ कर न सकी। सुबह हुई तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। मैं उठकर बैठी तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी जान निकल रही थी। सब कुछ खत्म हो गया था। मेरे बाल बिखरे हुए थे, शरीर से जगह जगह खून रिस रहा था। विपुल कहने लगा, जाओ चली जाओ वापस अपने घर, मगर खबरदार जो कुछ भी बताने की कोशिश की तो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इतना कहकर उसने मुझे घर से कुछ दूरी पर उतार दिया। मैं अपनी उसी लुटी पिटी हालत में घर में दाखिल हुई थी। मेरी माँ बहुत परेशान थी। मोहल्ले की कुछ औरतें मेरे घर में बैठी हुई थीं। मुझे और मेरी हालत को देखकर वो तरह तरह की बातें करने लगीं। जबकि मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो फौरन मुझे कमरे में ले गईं और उन औरतों को वहाँ से भेजने लगीं। मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी हकीकत बता दी। मेरी माँ तो अपना दिल थाम कर रह गई थीं, मगर अब इसका कोई हल नहीं था, क्योंकि वो मेरा पति बन चुका था और मेरे साथ रिश्ता भी बना चुका था। मेरी माँ कहने लगी कि अब भलाई इसी में है कि तुम्हें उसी के साथ विदा कर दिया जाए। वैसे भी वो तुमसे मोहब्बत के दावे करता है, क्या पता तुम उसके साथ रहने लगो तो वो सुधर जाए। मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मैं मजबूर थी, क्योंकि मैं उसकी पत्नी थी और उसने कल जो कुछ मेरे साथ किया था मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकती थी। ना चाहते हुए भी मेरी माँ मुझे सुनहरे सपने दिखाने लगी। मोहल्ले वालों ने भी हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया था। पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल गई थी। बहाने बहाने से औरतें हमारे घर आती और फिर मैंने भी किसी से कुछ नहीं छुपाया। पूरे गांव में ये खबर फैल गई थी। सब विपुल पर थू थू कर रहे थे, लेकिन उसके डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोलता था। पूरा गांव जानता था कि विपुल कितना गिरा और घटिया इंसान है। सब मुझे दया भरी नजरों से देख रहे थे और मुझे समझा भी रहे थे कि अब जब तुम्हारा बाप का साया भी तुम्हारे सर पर नहीं है, और साया था तब भी वो तुम्हारे लिए बाप कम और कसाई ज्यादा था। तुम अकेली तनहा माँ बेटी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए ऐसा करो, चुपचाप उसी के घर में उसकी पत्नी बनकर रहो। अगर भगवान ने चाहा तो विपुल सुधर सकता है, लेकिन मुझे पता था कि वो सुधरने वाला इंसान नहीं है। मेरी माँ भी मुझे समझाने लगी कि अब हमारे सर पर किसी का भी हाथ नहीं है, हमें किसी का सहारा नहीं है। तुम्हारा बाप तो मर ही चुका है, जबकि विपुल अच्छा खाता कमाता है, तुम्हें खुश रखेगा। इतना कहने के बाद मेरी माँ ने अपने आंसू पोंछ लिए। कुछ ही दिन बाद विपुल वापस आया और कहने लगा, आज से मैं यहीं रहूंगा। मेरी माँ भी कहने लगी, ठीक है, इस बहाने घर में एक मर्द भी मौजूद रहेगा। उसका रवैया शादी के बाद भी बदल न सका। वो मेरे साथ यूं ही बदसलूकी क्या करता था। मैं उसकी पत्नी थी, मगर इसके बावजूद वो मुझे इतनी तकलीफ देता था कि मैं दर्द और तकलीफ को सहते सहते पीली पड़ गई थी। जैसे जैसे रात के अंधेरे बढ़ने लगते थे, मेरा दिल अंदर से सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता था। शादी के जो नए नए दिन होते हैं, उसमें लड़की गुलाब की तरह महकने लगती है, क्योंकि उसका पति उसे फूलों की तरह रखता है। लेकिन मेरी किस्मत में शादी के ये नए दिनों की बहारें नहीं थीं। वो मेरे ऊपर हर रात को जुल्म करता, मुझे इतनी तकलीफ और दर्द देता कि मैं तड़प उठती थी। मैं अपनी माँ को बताती तो मुझे सब्र करने को कहती। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। विपुल बेरोजगार था, उसके पास कोई नौकरी न थी। हाँ, उसका खुद का मकान और कुछ दुकानें थीं जिनका किराया आ जाता था। वो पूरा दिन कोई काम नहीं करता था, सारा सारा दिन घर पर पड़ा रहता। और फिर मुझे एक दिन ये खबर भी मिल गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने सोचा कि शायद अपनी औलाद का सुनकर विपुल का गलत व्यवहार बदल जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आने वाले बच्चे की खबर सुनकर भी विपुल के व्यवहार में कुछ कमी नहीं आई थी। वो रातों को मुझे वैसे ही तकलीफ देता था। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम अपने पति से दूर रहो, वरना तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मैंने जब ये बात विपुल को बताई तो वो गुस्सा हो गया और कहने लगा, ये बताने वाली डॉक्टर कौन होती है? अगर मैं अपनी शारीरिक जरूरतें तुमसे पूरी नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा? और क्या जो औरतें उम्मीद से होती हैं वो अपने पति की जरूरतें पूरी नहीं करती? मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा बहुत कमजोर है, और तुम मुझे जिस तरह दर्द देते हो, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरा इतना सुनना था कि उसने एक गंदा सा कहकहा लगाया और कहने लगा, ठीक है, मैं एक मर्द हूँ और मेरी भी कुछ शारीरिक जरूरतें हैं जिन्हें मैं जरूर पूरा करूंगा। अगर तुमसे नहीं
तो फिर तुम्हारी माँ मेरी ज़रूरत को पूरा करेगी। मेरा ये सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मैं उससे कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी माँ की जगह है, तुम्हारी सास है। मगर अगले पल उसने जो किया उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। वो उठा और मेरी माँ के पास चला गया और मेरी माँ को ज़बरदस्ती घसीट कर अपने कमरे में लेकर जाने लगा और बोला कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। वो मेरी माँ को कमरे में लेकर जा रहा था और मैं ये मंजर देख ना सकी। मैं उसको खबरदार करने लगी। तभी मेरी नज़र आंगन में पड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ गई। मैंने उस कुल्हाड़ी को उठाया और कहने लगी, छोड़ दो मेरी माँ को। अगर तुमने मेरी माँ के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको। मैं नहीं जानती थी कि उस समय मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी, मगर मैंने विपुल के सर में कुल्हाड़ी दे मारी थी। खून के फव्वारे छूट पड़े थे। कुछ देर बाद ही वो तड़प तड़प कर जमीन पर ढेर हो चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले भी आ चुके थे, मगर जब उन्होंने विपुल को देखा तो कहने लगे, इसका यही अंजाम होना चाहिए था, ये इसी काबिल था। उसके बाद पूरे मोहल्ले ने मिलकर खुफिया तरीके से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। किसी को कानो कान खबर भी न होने दी। मैं और मेरी माँ गांव छोड़कर शहर चले आए। यहाँ आकर मैं पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करने लगी थी और मेरी माँ कपड़े सिलाई करके गुजारा करने लगी। कुछ महीने के बाद मैंने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया था। बेटी के मर जाने का मुझे दुख था, मगर ये सोचकर तसल्ली हो गई थी कि शायद इसी में इसकी भलाई थी। शहर आए हुए हमें 2 साल हो चुके हैं। मैं एक छोटी मोटी सी नौकरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पाल रही थी कि तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया। ये रिश्ता मेरी माँ की एक जानने वाली ने कराया था। लड़के की पहली पत्नी मर चुकी थी। बच्चे को जन्म देते ही उसकी पत्नी मर गई थी। छोटी सी नवजात बच्ची थी जिसे पालने के लिए माँ की ज़रूरत थी और इसीलिए वो शादी करना चाहता था। मेरी माँ ने जब ये रिश्ता मेरे सामने रखा और कहा, लड़का अच्छा पढ़ा लिखा है, तुम्हें खुश रखेगा, तो मैंने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। जिंदगी में कोई खुशी या उमंग तो बची नहीं थी। हाँ, जब उस मासूम बच्ची का सोचा तो मेरे दिल में उसके लिए ममता उमड़ आई थी। मैंने सोचा, वो छोटी सी नवजात बच्ची है, उसे माँ की सख्त ज़रूरत है। मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। पता नहीं कोई दूसरी सौतेली माँ आएगी, वो कैसी होगी। मैं उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखूंगी। यही सोचकर मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। मेरा पति बहुत ही अच्छा है। मैं उसकी बच्ची का एक सगी माँ की तरह ध्यान रखती हूँ। ये देखकर मेरे पति के दिल में मेरे लिए और भी इज्जत बढ़ गई है। मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ, लेकिन अब भी जब गुजरा हुआ समय याद आता है तो मेरी आत्मा कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।